से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सभी ये जान लेते हैं कि आज हम समझने क्या वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सभी क्लास 12 के अकाउंट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। करीब 2 महीना के बाद एकदम अच्छे से हम बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर होके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें क्या समझना होगा, तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्लास 12 का सिलेबस को समझना होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है, हम सभी जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के कारण हमारा जो सिलेबस था, जो हमारा एग्जाम होने का जो तरीका था, वो सभी चीज पूरा अच्छी तरीके से चेंज हो गए थे, है ना। जैसे कि पिछला क्लास में, मतलब जो पिछला ईयर था हमारा, उसमें हम सभी ने 2 टर्म में एग्जाम को दिया, ठीक है। मतलब सारे बच्चों ने 2 टर्म में एग्जाम को दिया, सारे मतलब यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स ये सभी जो है वो 2 टर्म में एग्जाम ले रहे थे। पहला टर्म तो सब्जेक्टिव था, जबकि दूसरा टर्म जो है वो हमारा सब्जेक्टिव हुआ था टोटली। बट इस साल से फिर से हमारा वो पुराना सिलेबस, पुराना तरीका ही अपनाया गया, और इस साल से हम सभी वैसे एग्जाम लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, पहले के मतलब 2-3 साल पहले जो लोग लिखते थे, ठीक है। दैट इज कि एग्जाम जो है वो बस एक ही टर्म में होगा और वो भी पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसे समझने से पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, ताकि सारे चैप्टर्स को आपको कितना कितना ध्यान देना है ये अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो चलो सिलेबस को नोट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम सभी अकाउंटेंसी समझने वाले हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी को समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। अभी अकाउंटेंसी में हम क्या समझेंगे, तो इस अकाउंटेंसी में सिलेबस को पहले तो समझ लो, ठीक है। तो हम आज की क्लास में क्या समझेंगे, सिलेबस क्लास 12 का, क्योंकि क्लास 12 अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि देखो, एग्जाम में जो है वो 3 पार्ट के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है आपका पार्ट ए, ठीक है। अभी समझेंगे पार्ट ए में क्या है। देन सेकंड है आपका पार्ट बी, ओके। देन है आपका थर्ड नंबर पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी यानी 3 पार्ट में जो है वो आपका एग्जाम जो है वो डिवाइड होने वाला है। 3 पार्ट्स में आपके मार्क्स आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या है, तो पार्ट ए में क्या है, पार्टनरशिप, ओके। जितना भी पार्टनरशिप में चैप्टर्स है वो सारे पार्टनरशिप्स एंड कंपनी अकाउंट्स, ओके। पार्ट ए में आपका पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स आने वाले हैं, और ये पार्ट ए जो है वो फुल्ली 60 मार्क्स का है, ओके। एंड ये 60 मार्क्स में पार्टनरशिप से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड कंपनी से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। तो पार्टनरशिप से जो है वो आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, पार्टनरशिप से आपके 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जबकि कंपनी अकाउंट से हमारे 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। दोनों को प्लस कर लो, देखो 60 हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि 60 मार्क्स जो है आपको कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप पढ़ने से आ सकते हैं। एंड पार्टनरशिप को बहुत ही अच्छे से करना है। कंपनी अकाउंट्स ओवरऑल इसी ईयर में मैंने डाला था वीडियोस, शेयर का एंड डिबेंचर का। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन पार्टनरशिप तो हम फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस बहुत अधिक पुराने हो गए थे, तो मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ उन वीडियो को देख के। तो मैं फिर से इन सभी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी, ओके। देन है पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा क्या है, तो पार्ट बी में हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या है, तो देखो इसमें जो चैप्टर्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सभी जो चैप्टर्स है वो पार्ट बी में आते हैं, ठीक है। इसमें कंपनी स्टेटमेंट एनालिसिस है, अच्छे से समझेंगे हम इसे, पूरे अच्छे से समझेंगे। इसे तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया, तो इस बार और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, ओके। तो ये जो है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है पार्ट बी, ठीक है। अब देखो यार, 60 एंड 20, 80 मार्क्स तो हमारे इधर से हो गए, 80 मार्क्स हो गए ना। अब क्या, एग्जाम तो हमारा टोटल 80 मार्क्स का ही होता है सब्जेक्टिव, तो हाँ 80 मार्क्स हो गए। अब जो पार्ट सी है वो क्या है, जो पार्ट सी है हमारा, ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है, ओके। जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल के थ्रू, कॉलेज के थ्रू, जो भी हो, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो इस तरीके से आप 100 मार्क्स, मतलब इस तरीके से 100 मार्क्स का डिवीजन किया गया है ये अकाउंट्स में क्लास 12 का, ठीक है। पार्ट ए 60 मार्क्स का है, देन पार्ट बी है, देन पार्ट सी है। चलो सिलेबस के बारे में समझ गए, अब क्या करना है, तो अभी मैंने बोला कि अभी हम चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो यस, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स का क्लास होने वाला है, ठीक है। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। प्लीज क्लास को लास्ट तक देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, ठीक है। तो चलो अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया।
तो अकाउंटेंसी में आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ये है पार्टनरशिप का हमारा क्या एनी गेसेस, कोई गेस कर सकते हो? पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। कई लोग इसे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से ही भी जानते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ फंडामेंटल्स। ओके, फंडामेंटल्स का मतलब ही होता है आधार, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके चलो ठीक है, आई बात समझ में। अब समझना क्या है इस चैप्टर में, तो देखो ये पार्टनरशिप जो वर्ड है इसे आप पहली बार तो नहीं सुन रहे ना, पहले भी हम बहुत बार ये पार्टनरशिप वर्ड को सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आई होप कि मुझे इसका डिफिनेशन लिखवाने का जरूरत नहीं है, मैं बस बता देती हूँ कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू पर्संस, हाथ मिलाते हैं, ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू पर्संस, when two or more than two persons join hand to form a new business, to form a business or to share all profit and losses, this is partnership। ठीक है, मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ में आते हैं या हाथ मिलाते हैं, ठीक है, हाथ मिलाने का मतलब साथ में आने से ही है, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ आते हैं एक बिजनेस करने के पर्पज से या किसी एक सेम उद्देश्य पे काम करने के पर्पज से, तो वहां पे पार्टनरशिप फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। अब देखो अगर आप एग्जाम में थ्योरी लिखना चाहते हो, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते, थ्योरी लिखना चाहते हो, तो फिर आपको बुक स्टडी करना चाहिए लाइन बाय लाइन और आप खुद से डिफिनेशन तैयार कर सकते हो। एंड इफ अगर प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं तो फिर प्रैक्टिकल तो हमारा क्लियर होना ही है, हो ही रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो अगर आप या मैं, कोई भी इंसान हो इस धरती पर, कोई किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या किसी के साथ पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आप बिना बातचीत किए, बिना कोई एग्रीमेंट किए किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दोगे? किसी भी इंसान को आप अपना कैपिटल दे दोगे? किसी भी इंसान के साथ अपना मतलब व्यवसाय स्थापित कर दोगे, फिर प्रॉफिट या लॉस से आपको कोई मतलब नहीं है क्या? ऐसा आप करने वाले हो? बताओ, नहीं ना। चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, वो सबसे पहले जो है वो ये पार्टनरशिप जो ये तैयार करेगा, ठीक है, ये पार्टनरशिप तैयार करेगा तो उसके लिए वो कुछ इंपॉर्टेंट डीड भी तैयार करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी करेगा। तो यस, ये पार्टनरशिप का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या समझना है, तो हम समझेंगे पार्टनरशिप का क्या, पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? ये पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन नोट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे हम partnership deed is a document contains the, ठीक है, contains the terms of partnership, contains the terms of partnership। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के बीच में जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं इन सभी को लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होते हैं, तो पार्टनरशिप डीड जो भी तैयार किया जाता है इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात इसमें नेम एंड एड्रेस, ठीक है, जो जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसका नेम एंड एड्रेस, बिजनेस या फर्म आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये समझ में आया। देन यहाँ पे क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि बस बिजनेस का ही यहाँ पे नेम एंड एड्रेस होगा, जो पार्टनर्स यहाँ पे हैं उनका भी नेम एंड एड्रेस इसमें होता है। ठीक है, तो ये भी आप लिखोगे, नेम एंड एड्रेस इसमें होता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, फिर पार्टनर्स का कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, एंड देन राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, मतलब पार्टनर का कौन से पार्टनर को कितना काम करना है ये भी होता है उसमें शामिल। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, आप समझ जाना। ऐसे इसे लिखने का तो मतलब था नहीं, मैं बोल के भी बता देती, बट मैं नोट कर दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, राइट एंड लायबिलिटीज। देन अगर किसी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है या कुछ अलग से भी काम कर रहा है, तो उसे सैलरी तो देने ही होंगे, उसे सैलरी के साथ साथ कुछ रेम्यूनरेशन सैलरी वगैरह देने होंगे ना। तो यस, जो सैलरी मिलेंगे पार्टनर को, वो सैलरी या रेम्यूनरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी। ठीक है,
ये मतलब और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें आती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आने वाली है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये होता है पार्टनरशिप डीड। अब हाँ, एक टॉपिक और था जो हमारा रह गया, और वो टॉपिक क्या था कि पार्टनरशिप डीड का जो ये मतलब सॉरी ये जो पार्टनरशिप है इसका नेचर क्या है, ठीक है। एक चीज और हमारा रह गया इसका नेचर। तो देखो, आप कोई बच्चे तो हो नहीं जो आपको बताना पड़े अलग से कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर का मतलब क्या कि प्रकृति, मतलब ये पार्टनरशिप जो है किस तरह का होता है, किस तरह का होता है बताओ। तो बताओ कि पार्टनरशिप करने के लिए क्या मैं अकेली काफी हूँ? अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई फर्म स्टार्ट करना है पार्टनर्स के साथ, तो क्या मैं अकेला काफी हूँ? मैं अकेले कर सकती हूँ ये? अकेले पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो नेचर क्या है, सबसे पहला नेचर तो है कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। दूसरा नेचर कि एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कोई पार्टनर कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है। ये पार्टनरशिप आपका लीगल नहीं है और ये नहीं माना जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, सारे पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए, मतलब सभी एक दूसरे से संबंधित हो, ठीक है। सभी एक दूसरे को जाने, अच्छे से विश्वास हो एक दूसरे पर, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, मतलब उनके मन में मतलब शेयरिंग भावना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अर्न हुआ बिजनेस में और एक ही जो है वो पूरा का पूरा रखना चाह रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो, ठीक है। मतलब शेयरिंग हो, तीनों एक दूसरे के साथ बांटे, तीनों दोनों मतलब जितने भी लोग होंगे, ठीक है। तो ये था नेचर, ही हो गया पार्टनरशिप डील। आई बात समझ में? आई क्या आपको इतना चीज समझ में आ गया? अब देखो कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मान लो कि मैं पार्टनरशिप कर रही हूँ अपने किसी बहुत ही अच्छे मित्र के साथ, किसी बहुत ही अच्छे अपने फ्रेंड के साथ, और मैंने क्या किया, मुझे उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। अब क्या हुआ कि बिजनेस आगे चला चला बहुत ईयर तक चला, उसके बाद क्या हुआ ना कि पार्टनरशिप डीड तो हमने तैयार नहीं किया था। मतलब होता है ऐसा, कई लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज्यादा ही एक दूसरे को जानते हो, बहुत ज्यादा ही क्लोज हो, तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार करते, ये एग्रीमेंट जो है वो नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, तो इफ अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है तो उस टाइम पे कौन सा रूल लागू होने वाला है अगर नहीं तैयार हुए तो। जैसे लेट से कि यहाँ पे ए बी और सी जो है वो पार्टनर्स है, ठीक है। ए बी एंड सी पार्टनर्स है, ये बिजनेस रन कर रहे हैं। अब इनको जो है वो प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपए का, ठीक है। अब ये 10,000 जो है वो कैसे ये डिवाइड करेंगे? अगर अपने से ये एग्रीमेंट इन्होंने तैयार किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन्होंने अपने से एग्रीमेंट तैयार नहीं किया है और इन तीनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, अब ए बोल रहा है कि मैं 10,000 का 10,000 ले लूंगा, बी बोल रहा है कि नहीं मैं लूंगा, सी मैं, मतलब इनके बीच में अब जो है वो लड़ाई चल रहा है। तो कैसे इसे डिवाइड किया जाए, कैसे ये 10,000 को इन तीनों को दिया जाए? तो यहाँ पे जो नियम लागू होगा, ठीक है, यहाँ पे जो रूल लागू होगा वो कौन सा रूल लागू होगा बताओ। हम लिख सकते हैं इसे व्हेन, ठीक है, लिखेंगे व्हेन पार्टनरशिप डीड, ठीक है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है। मतलब कि जब पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनर्स के बीच में तैयार नहीं किया गया है तो उस टाइम पे जो है वो पार्टनर्स क्या करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स को। तो सबसे पहला कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार हुआ है तो उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होगा। मतलब ये 10,000 जो है, यहाँ पे जो ये 10,000 है ना, उसे ए बी और सी तीनों जो है वो बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जो भी होगा इनका 3,333.33 जो भी इनका होगा वो ये तीनों बराबर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल, ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इनके बीच इक्वल होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। देन दूसरा क्या है कि किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का कोई भी सैलरी रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। अगर वो ओवर टाइम भी काम कर रहा है तब भी, अगर वो ओवर टाइम नहीं कर रहा है फिर भी, कोई भी पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि आप मुझे सैलरी दो, मुझे रेम्यूनरेशन दो क्योंकि मैंने 1 घंटा ज्यादा काम किया, 2 घंटा ज्यादा काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता, अगर बोलेगा भी तो भी उसे नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो लिखेंगे हम नो सैलरी रेम्यूनरेशन, कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब सॉरी, अगर कोई पार्टनर जो है वो ड्राइंग किया है, ड्राइंग क्या होता है समझ में आता है ना,
कि मान लो कि कैपिटल इसने 10,000 दिया ए ने, और अब कुछ समय के बाद उसे कुछ पैसे की जरूरत हो गई, तो वो 5,000 रुपीज जो है वो उसमें से निकाल के ले गया, तो वो ड्राइंग्स हुआ, ठीक है, आहरण हुआ, ठीक है, ड्राइंग्स का हिंदी मीनिंग आहरण होता है, तो उन्होंने ड्राइंग्स कर लिया। अब इस ड्राइंग्स करने पर उन्हें जो है वो कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर्म को, ठीक है, तो वो जो अमाउंट पे करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे नहीं मिला जाएगा, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं। 4 नंबर की किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनसे नहीं लिया जाएगा, और अगर उन्होंने कोई कैपिटल दिया है, ठीक है, मतलब एडिशनल कैपिटल दिया है या कैपिटल भी इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है उस पे भी अगर ये बोल रहे हैं कि इनको चाहिए क्या इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट इनको इन सभी बातों को मनवाएगी ही, ठीक है, कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देगी। 4th नंबर, अगर कोई पार्टनर लोन ले रहा है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है तो उस पे 6% पर एनम की रेट से जो है वो इंटरेस्ट देने होंगे। आई बात समझ में? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कितना इंटरेस्ट देना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो 6% के रेट से देना होगा, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा बात था हमारा पार्टनरशिप का। अब ये मत समझना कि पार्टनरशिप जो डीड है इसमें सिर्फ इतना ही बात होता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लोन रिलेटेड सारी बातों को लिखा जाता है इसमें, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में। अभी मैं उसे सभी को एक एक करके यहाँ पे नोट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत अधिक टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। देखो मैंने हाथ में 2 मार्कर लिया है, मुझे लगा था कि मैं जब बताऊंगी तो इन सभी मार्कर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें हाईलाइट करूंगी, बट मैं भूल गई, ये मेरे हाथ में रह गया। सो अब नेक्स्ट क्लास यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, अगर लोन चाहिए तो 6% पर एनम की रेट से देना होगा। चलो ये चीज समझ में आई, हो गया, बात खत्म। अब हमें क्या समझना है इसमें कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन समझना होगा, ठीक है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम समझेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेशन को समझेंगे, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन होने के बाद हमें कैपिटल अकाउंट्स तैयार करना है, और भी बहुत सारी बातों को हम समझेंगे, ठीक है। पहले तो हम कैपिटल अकाउंट्स को ही समझेंगे, हाँ। तो पहला तो हम कैपिटल का कैलकुलेशन को ही पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ना वो कैपिटल का कैलकुलेशन से ही स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत सारी चीजों को समझेंगे, और प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आई बात समझ में? तो आज का क्लास में हम सभी ने बेसिक बातों को समझा, नेक्स्ट क्लास से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आज के क्लास में मैंने आपको बोर किया हो तो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप कि नेक्स्ट क्लास अच्छा होगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलो।